स्टूडेंट्स, सो हम लोग बात कर रहे थे कि सोशलिज्म कैसे यूरोप में एंट्री करता है और कैसे मतलब क्या क्या कंडीशंस थी एंड व्हाट वर द माइंडसेट ऑफ लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। फिर हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने जो फेमस फिलोसोफर्स थे उस टाइम के लाइक रॉबर्ट ओवन एंड लुइस ब्लैंक, तो कार्ल मार्क्स, तो उन लोगों ने क्या अपनी पॉइंट्स रखे थे, क्या उन लोगों का मेन कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग द रशियन रेवोल्यूशन इन रशियन सोसाइटी जो थी, तो उन लोगों ने भी अपना कुछ पॉइंट्स दिए थे। तो रॉबर्ट ओवन के केस में हम लोगों ने बात की थी, रॉबर्ट ओवन ने बोला था कि कोऑपरेटिव्स का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। लुइस बैंक ने बोला था कि गवर्नमेंट शुड सपोर्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड कार्ल मार्क्स ने बोला था कि दैट इट इज अ वर्कर्स क्लास और इट इज अ वर्किंग क्लास विच इज एक्सप्लॉइटेड मोस्ट बाय द कैपिटलिस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी, और अगर वर्कर्स अपने एक्सप्लॉइटेशन को स्टॉप करना चाहते हैं तो दे पीपल नीड टू मेक देयर ऑन यूनियन, उनको अपना एक रेडिकल यूनियन बनाना होगा सो दैट दे कैन दे कैन कलेक्टिवली अपोज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। तो देखिए कैसे जो सोशलिज्म था, यानी जो सोशलिज्म की जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया था, जो यूरोप में एंटर कर चुका था 19th सेंचुरी में, तो कैसे इसको सपोर्ट किया जा रहा था। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, देखिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, एक बॉडी बनती है जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। ये बनी थी आपकी यूरोप में बनी थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड इंटरनेशनल। तो दिस इज द नेम ऑफ एन इंस्टीट्यूशन सेकेंड इंटरनेशनल। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था कि जो भी सोशलिस्ट लोगों के आइडियाज थे, जो भी मतलब उनका डिस्कशन होता था, एक उन लोगों का ब्रॉड आइडिया चलता था, तो वो लोग अक्सर इस मीटिंग में बैठ के अपना बातें किया करते थे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी सेकेंड इंटरनेशनल, और किसकी थी ये, सोशलिस्ट जो पीपल थे। देन फंड्स सेटअप। अब देखिए जो सोशलिस्ट लोग हैं, यानी जो सोशलिस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी है, उनके जो भी मतलब उनके जो व्यूज हैं या उनके जो डिस्ट्रेस है या उनके जो कंडीशंस हैं, या कोई भी वो मीटिंग होस्ट कर रहे हैं, तो कोई भी मतलब उनके जो भी पर्सनल इश्यूज हैं या फिर उनके जो भी कलेक्टिव इश्यूज हैं, उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए दे पीपल नीडेड द मनी, उनको मनी चाहिए था। तो मनी के लिए उन लोगों ने क्या किया, सोशलिस्ट ने, दैट दे पीपल हैज एस्टैब्लिश्ड अ फंड, उन लोगों ने एक फंड स्टैब्लिश कर दिया, सोशलिस्ट फंड के नाम से फंड स्टैब्लिश हुआ था। और इस फंड का मेन पॉइंट क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि जो भी सोशलिस्ट पीपल है सोसाइटी के, उनके जो कंसर्न्स है, उनके जो मतलब कंडीशंस होंगी लाइफ की, उसको सपोर्ट करना। नेक्स्ट आता है जर्मनी। देखिए अब क्या हुआ था, नेक्स्ट क्या होता है सोशलिज्म में, और कहाँ सपोर्ट मिला, जर्मनी में। तो जर्मनी जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, बहुत एडवांस कंट्री है, यहाँ पर भी मतलब जो सोशलिस्ट पीपल थे उन लोगों ने अपना एक यूनियन फॉर्म किया, सोशलिस्ट यूनियन बनाया, और अल्टीमेटली वहां पर जो गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने वाले थे, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे, अपने यूनियन के थ्रू उन्होंने अपना मतलब सपोर्ट लिया, जो आम लोग थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया, और फाइनली जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे तो वो सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो उसको विन कर जाती है, उसको जीत जाती है। तो यानी कि जर्मनी में भी सोशलिज्म को प्रमोशन मिला। देन 1905 में, अब देखिए 1905 में, यानी कि जो इनिशियल 20th सेंचुरी थी, जो एकदम स्टार्ट हो रही थी 20th सेंचुरी, वहां पर क्या होता है, जो ब्रिटेन और फ्रांस है, यानी कि जो दो यूरोपियन कंट्रीज है, ब्रिटेन एंड फ्रांस, वहां पर भी सोशलिस्ट पार्टी की स्टैब्लिशमेंट होती है, पॉलिटिकल पार्टीज बनती है। पहली तो थी लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सेकेंड थी सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। देखिए लेबर पार्टी, ये वही लेबर पार्टी है जो आज की डेट में, आज यानी कि इन 2020 जो ब्रिटेन में आज जो पार्टी है वो लेबर पार्टी की ही गवर्नमेंट है, जिसके प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बोरिस जॉनसन। ठीक है, तो ब्रिटेन में भी ब्रिटेन भी एक मतलब टू पार्टी सिस्टम कंट्री है, एक तो लेबर पार्टी है और जो दूसरी पार्टी है दैट इज अ कंजर्वेटिव पार्टी। ओके, और सेकेंड जो कंट्री थी जहां पर सोशलिस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, इट वाज अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। तो देखिए जर्मनी में वो लोग इलेक्शंस जीत जाते हैं, ब्रिटेन में 1905 में उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, और सेम ईयर में फ्रांस में भी सोशलिस्ट ने अपनी एक पार्टी फॉर्म कर ली थी। ठीक है, तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे थे सोशलिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, जो सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे थे सोसाइटी में। फिर हम लोग बात करते हैं कि रशिया का क्या पिक्चर थी अराउंड 1900s में, यानी जो 20th सेंचुरी की बिगिनिंग हुई थी, तो उस टाइम जो रशिया था वहां पर क्या एक मतलब क्या एनवायरनमेंट था, क्या रशिया का पिक्चर था।
तो हम लोग अब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बता ही दिया था अभी तक कि रशिया में जो 1894 से जो जार निकोलस सेकंड थे वो पावर में थे, और 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स वहां पर जो रोमन ऑफ डायनेस्टी थी, जितने किंग्स को जार बोला करते थे, वो लोग पावर में थे। तो ये मैंने आपको बता दिया था। सोसाइटी जो थी वो मेनली एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, एंड जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो भी बहुत माइन्यूट था, बहुत स्मॉल लेवल पे था। अब हम लोग बात करते हैं कि रशिया जो था, रशियन एम्पायर क्या था इन 1904 में या फिर 1900 में। तो रशियन एम्पायर की बात की जा रही है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट क्या मैंने आपको बताया था, रशिया जो था 1914 में, यानी कि 1914 में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो था दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो जाती है आपका 1904 में। तो वर्ल्ड वॉर 1 1914, तो 1914 में ही जो पावर में थे रशिया में वो थे आपके जार निकोलस सेकंड सिंस 1894, ये आपको याद रखना है। सेकेंड फिर रशियन एम्पायर में और क्या चीजें थी। अब देखिए, हम लोग रशियन एम्पायर की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है रशियन एम्पायर में कुछ आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज आज इंडिपेंडेंट कंट्रीज की फॉर्म में है, तो हो सकता है ये कंट्रीज भी कभी उस टाइम पर, यानी बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ये कभी उस रशियन एम्पायर का पार्ट रहे हों। तो यस, रशियन एम्पायर का पार्ट ही थे। तो कौन कौन से कंट्रीज थे मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए, हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इसको थोड़ा डायग्राम की फॉर्म में बना लेते हैं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगे एक डायग्राम की फॉर्म में। तो रशियन एम्पायर में फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ओके। इसके अलावा आते हैं पार्ट्स ऑफ पोलैंड, देन यूक्रेन, देन जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, एंड सम मोर एरियाज आउटसाइड द मॉस्को। और यहां पर मैंने एक चीज जो है वो मैंने जानबूझकर यहाँ नहीं लिखी है, सम सेंट्रल एशियन कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्रीज या पार्ट्स आप बोल सकते हैं, हम कंट्रीज बोलेंगे बिकॉज आज वो इंडिपेंडेंट है। तो देखिए, ये कुछ कंट्रीज हैं जो कभी रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी। टुडे दीज कंट्रीज वी स्टडी और वी रीड देम, वी सी देम इन द वर्ल्ड मैप एज द इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ये कभी रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी। बहुत ध्यान से देखिए, फिनलैंड जो है नॉर्थ पोल के साइड पर पड़ता है आपका, और फिनलैंड के पड़ोसी देश हैं जैसे फिनलैंड हो गया, नॉर्वे है, एंड स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया। ये सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है जो नॉर्थ पोल के पास पड़ती है, और ये नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज हैं। ओके, तो बहुत डेवलप्ड है फिनलैंड, एंड डेनमार्क एंड स्वीडन एंड नॉर्वे, ये चार जो है आपकी, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के उसमें जानी जाती है। फिर इस्टोनिया भी आपकी जो नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज है, इनफैक्ट इनको बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है, 3 कंट्रीज को, क्योंकि बाल्टिक सी इनके पास से क्रॉस होता है, इस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। तो ये भी रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी। देन पोलैंड भी आपका रशिया में पड़ता है, और ये आपका जो जर्मनी है, जर्मनी के जस्ट नेबर कंट्री है पोलैंड। तो पोलैंड जो था वो भी रशियन एम्पायर का पार्ट था। देन यूक्रेन भी रशियन एम्पायर का पार्ट था। इनफैक्ट यूक्रेन में तो सिंस 2014 से ही रशिया ने फिर से इन्वेजन किया हुआ है, और जो यूक्रेन का एक पार्ट पड़ता है जिसका नाम है क्रीमिया, जो ब्लैक सी में एक्सेस देता है रशिया को,
तो क्रीमिया पर रशिया ने कब्जा किया हुआ है, कब्जा ही बोलेंगे, कब्जा किया हुआ है। और इसी कब्जे को जो वेस्टर्न वर्ल्ड है लाइक यूएसए है, यूके है और जो पावरफुल इकोनॉमीज है जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इन लोगों ने इसको जो G8 ग्रुप है इन देशों का, एक G8 ग्रुप ऑफ 8 बोलते हैं, 1999 में बना, 1970s में बना था। बहुत पावरफुल जो कंट्रीज हैं 8 उनका ग्रुप था, लेकिन इन्होंने क्या किया 2014 के बाद रशिया को अपोज करने के लिए रशिया को यहाँ से निकाल दिया, तो अब यहाँ पर 7 रह गया। तो ये G7 ग्रुप है, इनकी हर साल मीटिंग्स होती है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी इन्वाइट करते हैं। तो यूक्रेन, देन अजरबैजान भी आपकी जो है, ये आपकी जो एशिया है, एशिया में जो मतलब आपका वेस्ट एशिया है, टर्की वाला पार्ट जो है वहां के आसपास पड़ता है, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, तो ये वो वाले कंट्रीज हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन से है ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि सेंट्रल एशिया को 5 देश मिलके बनाते हैं, यानी 5 कंट्रीज को मिलके हम बुलाते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन से है, सबसे पहले आता है कजाकिस्तान, देन उसके बाद आता है टर्कमेनिस्तान, देन उसके बाद आता है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, एंड उसके बाद आता है आपका किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, एंड उसके बाद आता है आपका उज्बेकिस्तान। तो 5 देश हैं जो मिलकर सेंट्रल एशिया बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट आता है कजाकिस्तान, देन उज्बेकिस्तान, देन टर्कमेनिस्तान, जिसको तुर्कमेनिस्तान भी आप बोल सकते हो, मैं टर्क बोलती हूँ, देन किर्गिस्तान, एंड फाइनली द ताजिकिस्तान। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, देन किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। तो ये 5 देश हैं जो सेंट्रल एशिया बनाते हैं, हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमारे आसपास ही पड़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मतलब वर्ल्ड मैप के जो आज कंट्रीज हम आज सेपरेट देखते हैं, ये कभी रशियन एम्पायर का हिस्सा होते थे। तो जो जार था, जार इन सारे पार्ट्स पर अपना कंट्रोल किया करता था। इन कंट्रीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, वर्ल्ड मैप में इनको लोकेट करिएगा। इनफैक्ट जब मैं नोटबुक बनवाऊंगी तो मैं आपसे इसमें मैप में इनको हाईलाइट भी करवाऊंगी, तो प्लीज आप इन कंट्रीज पर अपने अटेंशन पे करिएगा। तो ये रशियन एम्पायर का पार्ट थे सारे के सारे जो कंट्रीज हैं, और रशिया यहाँ पर ओवरऑल कंट्रोल करता था। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं कि देखिए अब जो ज्यादातर जो लोग थे उनका रिलीजन क्या था, ज्यादातर लोगों का जो रिलीजन था वो था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, यानी देखिए क्रिश्चियनिटी में भी क्या होता है, एक तो प्रोटेस्टेंट होते हैं और एक कैथोलिक्स होते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी ज्यादातर लोगों का यहाँ पर रिलीजन था, इसीलिए वो लोग एक साथ मिलकर रहते थे। क्योंकि देखिए जहां पर हम लोग सिमिलर होंगे, हमारी सोच मिलती होगी, हमारा रिलीजन एक जैसा होगा, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम लोग एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, then only it will be possible to live together। तभी पॉसिबल होगा जब हमारे विचार मिलते होंगे, हमारी सोच मिलती होगी, या कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें क्या आता है, देखिए अब इकोनॉमी और सोसाइटी की हम लोग बात करते हैं, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। तो इकोनॉमी क्या कैसी थी वहां की, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी। ओके, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी। करीब 85% जो थी, जो फ्रेंच पॉपुलेशन थी, सॉरी रशियन पॉपुलेशन थी, 85% दे पीपल वर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। 85% जो लोग थे, 85% वो एग्रीकल्चर यानी खेती करते थे, फार्मिंग एक्टिविटीज में बिजी थे। देन जो कल्टीवेट, अब यानी खेती जो करते थे, तो 2 रीजन थे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के। पहला कॉमर्शियली, यानी कि जो भी क्रॉप्स वो प्रोड्यूस करते थे, क्रॉप प्रोडक्शन करते थे, उसको सेल आउट कर देते थे। और सेकंड सब्सिस्टेंस भी था, यानी कि अपनी जो नीड्स है, अपने जो जरूरत है उसके लिए जो भी क्रॉप्स को, जो भी एग्रीकल्चर किया जाता है उसको फोकस करने के बाद जो भी मतलब उनके पास सरप्लस जो प्रोडक्शन रह जाता है उसको वो लोग कॉमर्शियली सेल आउट कर देते थे। तो एग्रीकल्चर क्यों करते थे, एक तो सब्सिस्टेंस था और दूसरा कॉमर्शियली। सब्सिस्टेंस मतलब अपने लिए और कॉमर्शियली मतलब सेल आउट करने के लिए, बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो एग्रीकल्चर इसलिए करते थे। फिर इसमें क्या आते, देखिए मैंने आपको बताया था जो इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत कम थी, यानी कि बहुत फ्यू थी। इंडस्ट्रीज बहुत मतलब बहुत कम थी, ठीक है, देवर फ्यू इन नंबर्स, बहुत कम इंडस्ट्रीज थी। और मेन जो इंडस्ट्रीज का सेटअप था वो कहां पर था, यानी जो
का हब था, इंडस्ट्रियल सिटी कौन सी थी, मैंने आपको इस फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, पूरा रशियन मैप में जब आपको समझा रही थी। इट वॉज अ सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग वही लोकेशन है जो वर्ल्ड का सबसे लंबा रेल रूट है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क बोलते हैं इसको। और सेकंड जो इनकी आज कैपिटल है मॉस्को। तो ये दोनों जो थे इंडस्ट्रियल सिटीज थे इनके। सेंट पीटर्सबर्ग उस टाइम कैपिटल हुआ करती थी जिसका नाम पेट्रोग्रेड था, फिर लेनिनग्रेड हुआ और बाद में फिर से इसको सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया। और सेकंड जो इंडस्ट्रियल सिटी थी दैट वाज मॉस्को। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पर 1890s में बहुत सारी फैक्ट्रीज जो होती है वो सेटअप होती है। देखिए अब 1890s में यहाँ पर काफी सारी फैक्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। क्यों सेटअप किया जाता है? क्योंकि रेलवे आ गई थी। देखिए जब भी कहीं पर किसी कंट्री में रेलवे का इंट्रोडक्शन होता है या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो टेक्नोलॉजी वहां पर काफी सारे और चेंजेस लेके आते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे। ओके, तो बाकी का डिस्कशन हम लोग अपना फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आप लोगों के डाउट्स रहते हैं, क्वेरीज रहती है, सजेशंस रहते हैं, यू कैन आस्क मी बेटर इन द comment section. So further I would like to see you in the next lecture. Till then signing off and thank you.